हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज की कक्षा से हम एक नई पुस्तक का प्रारंभ कर रहे हैं और पुस्तक का नाम है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। यह पुस्तक कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में चलती है। और जब भी हम व्याकरण से संबंधित किसी प्रतियोगी परीक्षा को देने जा रहे होते हैं, जब हमें मौलिक पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता है या यूँ कहें कि ऑथेंटिक पुस्तकों का हमें अध्ययन करना पड़ता है। और ऑथेंटिक पुस्तकों की अगर हम बात करते हैं या यूँ कहें कि आरपीएससी या कोई भी जो परीक्षा लेने वाली संस्था है, वह मौलिक पुस्तकों में दिए हुए जो तथ्य हैं उन्हीं के आधार पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं उनको सही और गलत ठहराती है। इसके लिए अगर मौलिकता की हम बात करें व्याकरण के लिए, हिंदी व्याकरण के लिए, तो हम हरदेव बहारी, भोलानाथ तिवारी, उदयनारायण तिवारी और इन पुस्तकों को आधार बना करके हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं। तो इन सभी पुस्तकों को अगर हम ना पढ़ पा रहे हैं या इन सब पुस्तकों का अध्ययन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक चलने वाली इस पुस्तक का अध्ययन करें, क्योंकि इसमें से लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में एज इट इज प्रश्न उठाकर पूछ लिए जाते हैं। जो उदाहरण हैं संधि, समास, इनसे संबंधित भी हूबहू प्रश्न हमें परीक्षा में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हम बात करें कि हम हरदेव बहारी, भोलानाथ तिवारी और उदयनारायण तिवारी की जो मौलिक पुस्तकें हैं उनका अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक पुस्तक है डॉक्टर राघव प्रकाश की सामान्य हिंदी व्याकरण के नाम से, उसका अध्ययन भी आप कर सकते हैं। इन दोनों पुस्तकों के आधार पर ही इस पुस्तक का हम अध्ययन करेंगे और पुस्तक के अध्ययन करने के पश्चात हम विगत परीक्षाओं में आए हुए जो प्रश्न हैं उनको भी हल करेंगे। नवीन हिंदी व्याकरण और रचना पुस्तक की अगर हम बात करें तो इसमें जो विषय दिए हुए हैं खंड 1 में उनका अध्ययन हम करेंगे सबसे पहले। और ये जो विषय हैं ये है लगभग सभी परीक्षाओं में जहाँ हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह रीट हो, चाहे वह सेकंड ग्रेड हो, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड हो, टीजीटी की कोई एग्ज़ाम हो, पीजीटी की एग्ज़ाम हो, कॉलेज लेक्चरर की एग्ज़ाम हो, पटवार भर्ती परीक्षा हो, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो, सभी में हिंदी व्याकरण से संबंधित और इन विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा और व्याकरण से संबंधित, शब्द विचार से संबंधित, शब्द रूपांतरण से संबंधित जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य की बात हम करते हैं, पद परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, संधि की परिभाषा और प्रकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, समास की परिभाषा और प्रकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उपसर्ग की परिभाषा और प्रकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्यय की परिभाषा जिसमें कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के बारे में पूछा जाता है, अर्थ विचार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, शुद्ध वर्तनी से और शब्द शक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ वाक्य विचार, विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही अलंकार से संबंधित प्रश्न भी लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसका अध्ययन हम सबसे पहले करेंगे। तो हमारा जो पहला पाठ होगा, हमारा जो पहला अध्याय होगा वह होगा भाषा और व्याकरण से संबंधित। भाषा और व्याकरण की अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ण की, हम बात करते हैं ध्वनि की, हम बात करते हैं अक्षर की, हम बात करते हैं वाक्य की, हम बात करते हैं पद की। तो ये जो अवधारणाएं हैं, ये अवधारणाएं भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं जिनको लेकर हम चलते हैं। जैसे भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वह होती है वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई होती है पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई होती है पद, जिसे हम क्या कहते हैं? शब्द। और पद से छोटी इकाई होती है अक्षर। और अक्षर से भी छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण। वर्ण और अक्षर ये भी भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। ध्वनि, वर्ण और अक्षर, इन सभी पे हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि ध्वनियों का जो लिखित रूप होता है, ध्वनि होती है छोटी इकाई होती है सबसे। और ध्वनि की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि ध्वनि एक लिखित रूप में होती है। लिपि चिन्हों के वर्ण को कहते हैं तथा जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक श्वास के साथ
एक ही आघात में हो जाए उसे क्या कहेंगे हम? अक्षर। जैसे आम, मैम। तो अक्षर ध्वनि का लघुत्तम रूप होता है, इसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। इसी अध्याय में हमारे पहले पाठ में हम स्वर की भी बात करेंगे और व्यंजन की भी बात करेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, स्वर कैसे कैसे किस प्रकार के होते हैं, और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, इसका अध्ययन हम इसी अध्याय में आगे करेंगे। अभी हम देखते हैं भाषा और व्याकरण से संबंधित कुछ बातें। सामाजिक प्राणी होने के नाते इस पुस्तक में क्या दिया हुआ है? सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को परस्पर सर्वदा विचार विनिमय करना पड़ता है। कभी वह सिर हिलाते या संकेतों के माध्यम से अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त कर देता है, तो कभी उसे ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। अभी अभी हमने बात की, वाक्य भाषा की एक सार्थक इकाई होती है, फिर उपवाक्य होता है, फिर पद होता है, उसके बाद अक्षर होता है, उसके बाद ध्वनि होती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है विचारों को। जब हम बात करते हैं, सिर हिलाते हैं और भावों को इधर उधर एक दूसरे से अभिव्यक्ति हमारे भावों को मिलती है, तो इन सब के माध्यम से हमें अभिव्यक्ति मिलती है। ध्वनि, शब्द, वाक्य, इन सब का हमें सहारा लेना पड़ता है और इनके सहारे के माध्यम से हमारी जो भाषा है वह बनकर तैयार होती है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भाव एवं मस्तिष्क के विचार दूसरे मनुष्यों के समक्ष कर सकता है। अब यहाँ क्या बात कहना चाह रहे हैं? भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भावों को और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट कर सकता है और इस प्रकार समाज के पारस्परिक जुड़ाव की स्थिति बनी रहती है। यदि भाषा का प्रचलन न हुआ होता तो बहुत संभव है कि मनुष्य इतना भौतिक, वैज्ञानिक एवं आत्मिक विकास भी नहीं कर पाता। भाषा न होती तो मानव अपने सुख दुख का इजहार भी नहीं कर सकता। भाषा के अभाव में मनुष्य जाति अपने पूर्वजों के अनुभवों से लाभ नहीं उठा पाती, अर्थात अपने पूर्वजों से जो अनुभव हमारी पीढ़ी को मिल रहे हैं उसका भी जो माध्यम है वह क्या है? भाषा ही। भाषा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष से व्युत्पन्न है। भाष धातु से अर्थ ध्वनित होता है, प्रकट होना। जो भाष धातु है इसका क्या अर्थ है? प्रकट होना। जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचार बोलकर प्रकट करते हैं उसे भाषा की संज्ञा दी गई है। भाषा ही मनुष्य की पहचान होती है। उसके व्यापक स्वरूप के संबंध में कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भाव विचारों को व्यक्त करते हैं। ये भाषा की परिभाषा हो गई। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन आता रहता है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि आर्य भाषाओं के स्थान पर आज हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाषा की जो प्रकृति है वह परिवर्तनशील है। भाषा में परिवर्तन आता रहता है और भाषा बदलती रहती है। पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद में हम जिन आर्य भाषाओं की बात करते हैं और सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा हिंदी की हम बात करते हैं वो कहाँ से आई? अपभ्रंश से आई। आगे देखते हैं वर्ण विचार। हमारा जो विषय है वर्ण विचार, यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं वर्ण विचार से संबंधित। वर्ण में स्वर और व्यंजन, इन दोनों से संबंधित सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं स्वर की, तो ये ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठकर निर्बाध रूप से मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है, अर्थात जीभ या होठ परस्पर कहीं संपर्क नहीं करते और वायु से कहीं घर्षण भी नहीं होता, वो
जो ध्वनियाँ हैं वो स्वर कहलाती है। तो आइए देखते हैं, किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन 3 तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा विवेचना की जाती है। भाषा के व्याकरण में हम किस किस की चर्चा करते हैं? हम वर्ण की बात करते हैं, शब्द की बात करते हैं और वाक्य की बात करते हैं। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा मानी गई है। हिंदी जो भाषा है हमारी एक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में 44 वर्ण होते हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्वर और व्यंजन। स्वर की बात करते हैं हम। स्वर ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने से अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है निर्बाध रूप से, फेफड़ों से उठ कर के मुंह और नाक से जब हम बोलते हैं तो बिना किसी की सहायता के, बिना किसी की सहायता से और बाहर निकल जाती हैं, और जीभ या होठ परस्पर कहीं स्पर्श नहीं होते हैं और वायु से ही कहीं घर्षण नहीं होता है, अर्थात किसी की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे निकल जाते हैं। इन्हें कहा जाता है स्वर। स्वर की संख्या जो है वह 11 मानी गई है। यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि स्वर की संख्या मानी गई है कितनी? हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए, ओ, औ और री। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, ये जो री है, अगर प्रश्न आता है कि री है स्वर व्यंजन, तो हम कहेंगे कि री स्वर है, लेकिन री जो स्वर है यह संस्कृत का स्वर है, संस्कृत का स्वर है, और इसे हिंदी में स्वीकार अब नहीं किया गया है। यह हिंदी में क्या हो जाता है? री हो जाता है। हिंदी में यह री हो जाता है। अगर हम बात करते हैं, अभी ऊपर हमने भाषाओं की बात की कि किस प्रकार से संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी आई, तो पाली में ही जो री का रूप है वह खत्म हो जाता है। लगातार इसको क्या होता है, री, इसको लगातार नहीं बोल सकते, इसलिए पाली में ये जो शब्द है री, यह केवल लिखने में तो इसका प्रयोग अभी तक होता आ रहा है, हिंदी में भी होता है, लेकिन बोलने में यानी भाषा में, लिपि में इसका प्रयोग होता है, लेकिन भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता है। भाषा में इसका प्रयोग री होता है। समझिएगा इसको ध्यान से। भाषा में अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है, और अगर हम लिपि में बात करते हैं, अर्थात अगर लिखा जाता है, जैसे ऋषि हुआ, ऐसे जब शब्द हमें लिखने को मिलते हैं तो लिपि में इस री की हम बात करते हैं, लिखने में, बोलने में नहीं करते। अब यह स्वर नहीं रहा, अब क्या हो गया, यह संस्कृत में यह स्वर था। अब जो हम 11 स्वरों की बात करते हैं तो 10 स्वर तो आ, छोटा ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, और ये तो हो गए 10 के बाद में अगर हम एक और स्वर की बात करते हैं, वह है आ। यह ग्रहित स्वर है जो अंग्रेजी से स्वीकार किया गया है, ग्रहित है, लेकिन मानक देवनागरी में इसे शामिल कर लिया गया है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर कितने होते हैं, तो हम बात करेंगे कि स्वरों की संख्या 11 होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे, अब स्वरों को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व यानी छोटा स्वर कहते हैं, एवं जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, अर्थात बड़ा। इन्हें मात्रा द्वारा भी दर्शाया जाता है। ये 2 स्वरों को मिलाकर बनते हैं, अतः इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। दीर्घ को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं, और ह्रस्व को लघु भी कहते हैं। तो ह्रस्व जो स्वर है इसमें अ, ई और उ, ये 3, और दीर्घ में आ, बड़ा ई,
बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, ये दीर्घ है। ए पे कोई मात्रा नहीं लगती है। अ, ई अभी हमने बात की, ये 11 स्वरों की कि कौन से हिंदी में 11 स्वर हैं और री क्यों नहीं है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ री दिया हुआ है। अगर हम कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो वहाँ री को स्वर माना गया है, लेकिन री जो है वह संस्कृत का स्वर है और हमारे हिंदी में जिसे स्वीकार किया गया है वह है ओ। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन की बात करने से पूर्व हम जो स्वर हैं, स्वरों का वर्गीकरण, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पुस्तक में थोड़ा कम दिया हुआ है, वो आप अच्छे से देख लेंगे। स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पहला जो वर्गीकरण स्वरों का किया जाता है वह मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर किया जाता है, जिसमें ह्रस्व और दीर्घ स्वर की बात हम कर चुके हैं। यह हो गया स्वर का पहला वर्गीकरण। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं और एक मात्रा का समय लगता है, और ये होते हैं 3, अ, ई और उ, मात्रा और उच्चारण के आधार पर। फिर बात करते हैं हम दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर में किस किस को लेंगे हम? जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, बड़ाई, बड़ाऊ, ए, आई, ओ और औ, ये दीर्घ स्वर हैं। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्लुत स्वर की हम बात करते हैं। प्लुत स्वर कौन सा होता है? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। और प्लुत में हम बात करते हैं किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे रा, तो ये होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की बात हम कर चुके हैं, ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं स्वरों के ही वर्गीकरण का दूसरा आधार। पहले आधार की दीर्घ और ह्रस्व की बात कर चुके हैं। दूसरा आधार जीभ के प्रयोग के आधार पर। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर 3 भागों में बांटा गया है। अग्रस्वर की अगर हम बात करें तो इसका एक सारणी है, एक चार्ट है जिसके माध्यम से हम याद कर सकते हैं। अग्रस्वर की अगर हम बात करें तो ई, बड़ाई, ए और ऐ, ये 4 हैं। मध्य की अगर हम बात करें तो मध्य में केवल ए आता है, इसको याद रखेंगे आप। मध्य में आपको समस्या नहीं आएगी। और पश्च स्वर की अगर हम बात करते हैं तो पश्च स्वर में आ, उ, बड़ाऊ, औ और औ, और एक और जोड़ देंगे आगत स्वर जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी वाला, ये आते हैं पश्च स्वर में। तो अग्र, मध्य और पश्च, इन तीनों को जीभ की प्रयोग के आधार पर याद रखेंगे। फिर तीसरे हम बात करते हैं मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर भी स्वरों को 4 भागों में बांटा जाता है। एक है विव्रत, मुख द्वार जब पूरा खुलता है। दूसरा है अर्ध विव्रत, तीसरा है अर्ध संवृत और चौथा है संवृत। तो विव्रत जो होता है उसमें मुख द्वार पूरा खुलता है और विव्रत में आ, एक शब्द आपको ध्यान रखना है। अर्धविव्रत की अगर हम बात करते हैं तो उन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। तो ये है 4, अ, ए, आउ और आगत आ जो है यह विव्रत स्वर है और आगत आ है यह अर्ध विव्रत स्वर है। अर्ध संवृत की अगर हम बात करें, अर्ध संवृत, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, इसमें 2 आते हैं, ए और औ।
ये दो आते हैं अर्ध संवृत में। और अगर हम संवृत की बात करते हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, इनको याद रखेंगे। ये 4 हैं, छोटा ई, बड़ा ई और छोटा ऊ, बड़ा ऊ। संवृत में क्या याद रखेंगे? छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और फिर हम बात करेंगे चौथी स्थिति, होठों की स्थिति के आधार पर, व्रतमुखी और अवृतमुखी। वृतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृतमुखी या गोलाकार होते हैं, और अवृतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते हैं। तो होठ गोलाकार होते हैं, उनमें ऊ, बड़ा ऊ, औ, औ और आगत, ये एक आगत का भी ध्यान रखेंगे। और अवृतमुखी की अगर हम बात करते हैं, जिनमें अवृतमुखी जिनमें मुख गोलाकार नहीं होता है, ए, आ, ई अर्थात ए, आ, छोटा ई, बड़ा ई और ए, आई। अब हम 5वीं स्थिति की बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण में। हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर मौखिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, और ये होते हैं ए, आ और ई, ती। और दूसरे होते हैं अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से निकलती है, जैसे आइन, आइन, जिसमें चंद्र बिंदु आती है, ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। जब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाएंगे तो उसमें एक आपको सारणी के माध्यम से समझा दिया जाएगा कि आप इन सबको कैसे याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये पुस्तक का अध्ययन आपको इसलिए करवाया जा रहा है कि इस पुस्तक में से, क्योंकि ये एक मौलिक पुस्तक है जो 9वीं से 12वीं की कक्षा में चलती है, और यहाँ से हूबहू प्रश्न उठाकर व्याकरण से संबंधित आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो कोई भी हमारा पहलू छूट ना जाए, इसलिए एक एक लाइन का अध्ययन आपको इस पुस्तक का करवाया जा रहा है। जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम क बोलते हैं तो उसमें क और अ मिला होता है, अर्थात इसमें हमें सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार हर व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। इन्हें 5 वर्गों में तथा स्पर्श, अंतस और ऊष्म व्यंजनों में बांटा जा सकता है। अब हम बात करेंगे व्यंजनों की, कि व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। इसमें जो वर्ग हैं, कचट तप 5 वर्ग हैं। उसकी अगर हम बात करते हैं तो कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य, इनमें बांटा गया है। फिर जो अंतस्थ व्यंजन है उनमें ये लव 4 और ऊष्म 4 और व्यंजन है। तो 25 तो ये कचट तप वाला वर्ग हो गया, +4 और +4, तो ये 33 व्यंजनों की संख्या हो जाती है। संयुक्ताक्षरों की अगर हम बात करें तो इसके अतिरिक्त हिंदी में 3 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, क्ष, ट्रे और ज्ञ। जो क्ष है यह क और श की सहायता से बनता है, त्र, त और रे की सहायता से बनता है, और ज्ञ जो है ज और या की सहायता से बनता है। उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें तो क वर्ग है, यह कंठे वर्ग में आता है। च वर्ग है, यह तालव्य में आता है। और तालव्य या तालु का मतलब होता है मुंह के ऊपरी छत का पिछला जो भाग होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। ट वर्ग है, यह मूर्धन्य में आता है, और मूर्धन्य का मतलब होता है मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग। ऊपरी छत का पिछला भाग किस में आता है? तालु में, और ऊपरी छत का अगला भाग किस में आता है? मूर्धन्य में। अंतर ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप जैसे ही बोलेंगे क, ख, ग, घ और नासिक्य, ये कंठे में आता है। तालु से जब हम बोलते हैं, मुंह के जो ऊपरी छत का जो पिछला भाग है वह बोलने में काम में आता है। देखना, च, छ, ज, झ, तो ये बोलने से ही आपको पता चलेगा कि जो मूर्धन्य है वह
ऊपरी छत का अगला भाग होता है, और दंते दांत से बोलने में आता है, और ओष्ठे होठ की बात यहाँ हम कर रहे हैं। तो क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में इनका ध्यान रखेंगे। अंतस्थ यरलवा और ऊष्म श, श, स और है। संयुक्त अक्षरों की बात हम कर चुके हैं, क्षेत्र और ये। आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अगर कुल वर्णों की हम बात करते हैं तो 44 वर्ण होते हैं। इनके अलावा अयोगवाहा की अगर हम बात करते हैं तो ये ना स्वरों की श्रेणी में आते हैं और ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अयोगवाहा में एक आता है विसर्ग और एक आता है अनुस्वार। अनुस्वार, ये वाला अनुस्वार। परंपरा अनुसार जो अनुस्वार होता है ये वाला और विसर्ग ये वाला को स्वरों के साथ रखा जाता था पहले, परंपरा थी ये है। लेकिन ये स्वर ध्वनियाँ नहीं है, ये ध्वनियाँ नहीं है, ये और ये ध्वनियाँ नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। और ये व्यंजन भी नहीं है, क्यों? क्योंकि गणना स्वरों के साथ होती है और उन्हीं की तरह लिखने में इनके लिए मात्राओं को क्रमशः ऐसे लगा देते हैं, ये अनुस्वार की और ये विसर्ग की, इनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। चूंकि इन दोनों का जातीय योग न तो स्वर के साथ है और न ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इन्हें अयोगवाहा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कि अयोगवाहा ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। आगे देखिए, वर्णों के उच्चारण का स्थान। भाषा के शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है। उच्चारण स्थानों में अगर हम बात करें वर्ण की, तो अ, आ और क वर्ग और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान माना जाता है कंठ, यानी कोमल तालु, वर्ण ध्वनि कंठे। तो कंठे में क वर्ग के साथ ए, आ और विसर्ग आते हैं। अगर विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो हम क्या कहेंगे? कंठे। यह भी प्रश्न आपसे बनाकर पूछा जा सकता है। व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपसे किसी भी प्रकार से बनाकर पूछे जा सकते हैं कि विसर्ग का उच्चारण स्थान माना गया है तो कंठे। आगे देखिए, तालु या तालव्य। तालव्य में च वर्ग की हम बात कर चुके हैं कि ये तालव्य में है। और तालव्य कौन सी ध्वनि होती है? मुख के ऊपर की छत का पिछला भाग जो होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। और तालव्य में च वर्ग के साथ ई, छोटा ई और बड़ा ई, और य, र, ल, व जिसकी बात करी थी हमने कहा अंतस्थ व्यंजनों में। अब अंतस्थ व्यंजनों में ये जो यह है यह आएगा तालु में। और बात की थी हमने ऊष्म में से संकर वाला, श षटकोण वाला, से सरिता वाला और है। तो यह जो संकर वाला स है यह आएगा तालु में, इसका ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं मूर्धन्य की। जिस री की हम बात कर रहे हैं जो संस्कृत में स्वर आता था वह आएगा मूर्धा में। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, भले ही ये संस्कृत का स्वर है लेकिन ये जो री है यह मूर्धन्य में आएगा। इसके साथ ही ट वर्ग और यहाँ से य और फिर र और षटकोण वाला श। बात करते हैं दंते की, तो त वर्ग के साथ र और यहाँ से ल और सरिता वाला स, यह आएगा दंते में। ओष्ठे की बात करें तो प वर्ग के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ। नासिक्य की अगर हम बात करते हैं तो नासिक्य में ये जो पांचों अक्षर हैं कचट तप के अंतिम जो वर्ण है वो आएंगे, जो ध्वनियाँ अंत में आती हैं, जो हम बोलते हैं क, ख, ग, घ, घ, हं। तो जो ये ध्वनि है यह आएगी नासिक्य में, ये नाक से बोली जाती है ऊं। अब बात करते हैं कंठ तालु, अर्थात कंठ और तालु। कंठ और तालु
दोनों से, दोनों के साथ बोली जाती है। तो यह जो दो स्वर हैं, छोटा ए और बड़ा ए, ये आएंगे कंठ तालु में। कंठ ओष्ठ की बात करते हैं तो औ और आउ कंठ ओष्ठ में आएंगे। अगर हम दंतोष्ठ की बात करते हैं, दंत और होठ की, तो दंतोष्ठ में आएगा केवल व। य लव के बाद में जो व बचता है यह आएगा दंतोष्ठ में। इस सारणी को आप अच्छे से याद कर लेंगे, यहाँ से एक प्रश्न आना लगभग तय होता है। स्वर यंत्र की बात करते हैं, अलिजिह्वा जिसे कहते हैं, तो उसमें आएगा श, स और है। आगे देखिए, अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिके का भी योग होता है। अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिका होगा। अनुनासिक की बात हम कर चुके हैं। जैसे अंग में कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है, अतः इसका उच्चारण स्थान कंठ नासिका होगा। उच्चारण की दृष्टि से हम व्यंजनों को 8 भागों में बांट सकते हैं। अब हम व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो करते हैं। इन्हें 8 भागों में बांटा जा सकता है और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वागी यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकल जाती है, तो वे व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? क वर्ग, नासिके को छोड़ देना, स्पर्शी में नासिके को छोड़कर क वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, क, ख, ग, घ। फिर च वर्ग नहीं है, फिर है ट वर्ग, ट, ठ, ड और ढ, त, थ, द और ध, प, फ, ब और भ। ये हैं स्पर्शी व्यंजन। अब हम बात करते हैं संघर्षी व्यंजनों की। जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनसे घर्षण करती है, अर्थात संघर्ष करती हुई प्रतीत होती है। जब जगह बिल्कुल नहीं बचती तो वो जो अवयव हैं इतने निकट आ जाते हैं कि उनमें संघर्ष सा होता हुआ प्रतीत होता है, घर्षण होता है। उन्हें क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और संघर्षी व्यंजन में संकर वाला श, षटकोण वाला श और सरिता वाला श, श, स और स, ये 3 तो ये, और यरलव है जिसकी अभी हमने बात की थी, किसमें? अंतस्थ की बात की थी, य, र, ल और व, और ऊष्म में बात की थी है की, वो है। तो ऊष्म है, ये चारों तो ऊष्म, ये संघर्षी में आएंगे, श, स और है। और ख, ज और फ। आगे बात करते हैं स्पर्श संघर्षी की। स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है, अर्थात जो स्पर्श होता है वो अधिक समय तक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, यानी उच्चारण होने के बाद का जो भाग है वह संघर्षी हो जाता है, और जो स्पर्श का समय होता है वो जो लगभग ध्वनियों में लगता है उससे कहीं अधिक लगता है, उन्हें स्पर्श संघर्षी कहते हैं। तो स्पर्श संघर्षी में च वर्ग आता है। यह कई बार पूछा हुआ प्रश्न है और पूछा भी जाता है। च वर्ग में च, छ, ज और झ, ये होते हैं स्पर्श संघर्षी। अब बात करते हैं नासिके की। इनका उच्चारण स्थान हवा या हवा का प्रमुख अंश नाक से ही निकलता है, नाक में बोले जाते हैं। उंग उंग यूँ बोला जाता है, इनको नाक से बोला जाता है, इसलिए इनको नासिके ध्वनियाँ कहते हैं। और इनमें क, च, ट, त, प वर्ण के जो अंतिम अक्षर हैं वो आते हैं 5। अब हम बात करते हैं पार्श्विक की, जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता है। पार्श्विक कौन से होते हैं? जिसमें जीभ का अगला भाग जो होता है वह ऊपर मसूड़ा जो हमारा होता है मसूड़े को छूता हुआ प्रतीत होता है या छूता है, और वायु पार्श्व आसपास से निकल जाती है, वे पार्श्विक होते हैं। जैसे ल, इसमें जो हवा होती है वो आसपास से निकल जाती है। तो यह भी पूछ लिया जाएगा आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस प्रकार से आएंगे? आपसे पूछ लेंगे पार्श्विक वर्ण है तो इसमें ल,
प्रकंपित की बात हम करते हैं। प्रकंपित जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है उन्हें प्रकंपित कहते हैं। जैसे र, जीभ को 2-3 बार कंपित होना पड़ रहा है। अब आपसे यूं भी पूछ लेंगे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है उन्हें कहते हैं प्रकंपित। जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता है उन्हें कहते हैं पार्श्विक। और जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है उन्हें कहते हैं नासिक्य। आगे बात करते हैं उक्षिप्त की। उक्षिप्त में जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से नीचे गिरती है तो वह उक्षिप्त यानी फेंका हुआ ध्वनि लगती है। उक्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, अर्थात जब उच्चारण करते हैं तो जीभ की जो नोक है वह झटके से नीचे गिर जाती है। जैसे ढ बोलोगे, ढ ड ढ, तो हमारी जो जीभ है वो एकदम से झटके से वापस नीचे गिरती है। आप खुद बोल के प्रैक्टिस करके देखिए, आपको पता चल जाएगा उन्हें क्या कहेंगे, उक्षिप्त। संघर्षहीन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है उन्हें संघर्षहीन ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे ये और व। इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। अब हम बात कर सकते हैं कि अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, य और व। और यह भी प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है वे संघर्षहीन ध्वनियाँ कहलाती है। और संघर्षहीन ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, य और व। इसके अतिरिक्त स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को घोष और अघोष श्रेणी में बांटा जा सकता है। घोष अघोष जो श्रेणियों में बांटा गया है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। यह स्वर तंत्री और कंपन के आधार पर बांटा गया है। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, और अघोष का मतलब घोषत्व के आधार पर जब हम बांटते हैं तो वह स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर बांटा जाता है। इसमें अघोष और घोष। अघोष का मतलब होता है जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, और घोष का मतलब होता है घोष को सघोष भी कहते हैं। ध्यान रखना, घोष या सघोष एक ही बात है। और अघोष, तो सघोष में जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष कहते हैं या सघोष कहते हैं, और जिनमें कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। तो आइए देखते हैं। घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज यानी स्वर तंत्र में कंपन होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। क वर्ग और च वर्ग आदि सभी वर्गों के अंतिम 3 वर्ग घोष में कौन कौन से आएंगे, ग, घ और गुंग, अर्थात अंतिम जो 3 है क, ख, ग, घ और ग, तो अंतिम जो 3 है तो आप ऐसे याद रखिए 3, 4 और 5 ये आएंगे घोष में। 3, 4 और 5वां व्यंजन जो है ये आएगा घोष में। इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी घोष वर्ण होते हैं। 3, 4, 5 और स्वर भी क्या होते हैं, घोष। याद रखने का क्या तरीका है, जो घोष है उसमें याद रखेंगे 3, 4, 5 प्लस स्वर। इनकी कुल संख्या होती है कितनी, 30। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 30। इनको जोड़ के देख लीजिएगा। सभी जो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण और सभी स्वर, इनकी संख्या होती है 30। फिर हम बात करते हैं अघोष की। इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कंपन नहीं होता है, अतः गूंज न होने से ये अघोष वर्ण होते हैं। और सभी वर्णों के पहले और दूसरे वर्ण को, तो आप याद रखिए 1 और 2। अघोष में अ जहाँ आ जाता है अर्थात अ, तो 1 और 2 आदि सभी वर्ण अघोष हैं। इनकी संख्या 13 होती है। इनको पहले और दूसरे को वर्ण को जब आप जोड़ के देखेंगे तो इनकी संख्या 13 होती है, और इनकी संख्या होती है घोष की 30।
बात करते हैं श्वास वायु के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में वो मुख विवर से बाहर निकलती है, क वर्ग और च वर्ग आदि वर्णों का पहला, तीसरा और पांचवा। हमने याद रखा था घोष और अघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा और अघोष में पहला, दूसरा। ठीक उसी प्रकार अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा और प्लस सभी स्वर। ठीक इसी प्रकार महाप्राण में जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अर्थात 2 और 4 ये महाप्राण है। अनुनासिक की बात करें तो अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है, जैसे अंग, आ, और उ। अनुनासिक की बात करें। देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ये आपका अगला विषय है। इसका मानकीकरण से संबंधित जो अध्ययन है वह हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।